नमस्कार, मैं ऋषिका मिश्रा और आप देख रहे हैं DTV भारत। बिहार सरकार की नई इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति निवेशकों को लुभाने लगी है। यही कारण है कि सरकार को मिलने वाली करीब 3 दर्जन निवेश प्रस्तावों में से कई जमीन पर उतरने लगे हैं। इसकी शुरुआत मधुबनी, मोतिहारी और गोपालगंज से होने जा रही है। राज्य निवेश प्रोत्साहन पार्षद ने इन तीनों जिलों में इथेनॉल उत्पाद इकाई स्थापित किए जाने के लिए 3 निवेश प्रस्तावों को स्टेज 1 क्लियरेंस दे दी है। इन तीनों निवेश प्रस्तावों से बिहार में करीब 650 करोड़ का निवेश होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं रोजगार के तमाम नए अवसर भी सृजित होंगे। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के 29 अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। CEO, CGM समेत 29 लोगों की हुई बर्खास्तगी। नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के लिए 3 साल के लिए इन अधिकारियों की नियुक्ति की थी, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया को गलत बताते हुए इनकी बहाली रद्द की गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्तर पर अब फिर से नए सिरे से नियुक्ति होगी। खबर यह भी है कि दरअसल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल नहीं लिया गया था। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 3 साल की नियुक्ति हुई थी, जिसमें 29 अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। नियुक्ति प्रक्रिया में स्मार्ट सिटी में 3 साल के लिए बनाया गया था, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। एक बार और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर चंद्र प्रकाश मुजफ्फरपुर से जुड़ गए। चंद्र प्रकाश, जिस तरह से मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के 29 अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बने हुए करीब 3 साल हो गए और उसमें मात्र अब 1 साल इनकी कार्य करने का जो एग्रीमेंट था उसमें मात्र 1 साल बचे हैं और अब अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। तो ये शुरू से ही जो मामला है वो संदिग्ध दिख रहा है कि कैसे इनकी नियुक्ति हुई और अब लास्ट मोमेंट में इनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। चंद्र प्रकाश, नियुक्ति प्रक्रिया को गलत बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि गलत तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया हुई थी। जी, जो हमारे सूत्र हैं नगर निगम में या स्मार्ट सिटी में स्थानीय वार्ड पार्षद है, उनका आरोप है कि जो नियुक्ति प्रक्रिया में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेना चाहिए था वो अप्रूवल नहीं लिया गया। जो उनकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, जो नियुक्ति के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता नहीं थी उनके पास। कई तरह के जो नियम के उल्लंघन है उनका आरोप लग रहा है इसके ऊपर। बिल्कुल चंद्र प्रकाश, एक जानकारी हम आपसे और लेना चाहेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से ये भी खबर आ रही है कि फिर से नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी। जी, देखिए, अभी ये पटना नगर विकास विभाग से इनकी बर्खास्तगी हुई है। अब ये नियुक्ति प्रक्रिया तो होगी तुरंत ही, लेकिन अभी विधिवत इनकी जो बर्खास्तगी है उसके लिए जो समय है वो करीब 1 हफ्ता लग जाएगा। फिर नियुक्ति की नई प्रक्रिया शुरू होगी। तो जो समय सीमा है, समझ लीजिए कि ये इन्हीं मामलों में उलझ के रह गया पूरा स्मार्ट सिटी। तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर चंद्र प्रकाश जुड़े हुए थे। चंद्र प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी की 29 अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। नियुक्ति प्रक्रिया को गलत बताया गया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से ये भी खबर आ रही है कि अब इस नियुक्ति प्रक्रिया को फिर से नए सिरे से नियुक्ति की जाएगी। बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह होती जा रही है। कोरोना के रोजाना मिलने वाले आंकड़े अब
पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने लगे हैं। 48 घंटे में कोविड-19 मरीजों की संख्या 7200 के पार करते हुए 7225 पर पहुंच गया है। वहीं 12 मरीजों ने अब तक इलाज के दौरान अपनी जानें भी गंवा दी है। रविवार तक कुल सक्रिय संक्रमितों में करीब 50% संक्रमितों की पहचान पिछले 48 घंटों में हुई थी। इसके साथ ही राज्य में कोरोना सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या 14,695 पर पहुंच गई है। इनमें 3,756 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान रविवार को हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक कोरोना से 2,83,229 व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं। वहीं सरकारी आंकड़े के मुताबिक अब तक 1,610 मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र से बिहार आने वाली 3 ट्रेनों में कुल 33 कोरोना वायरस मरीजों की पहचान की गई है। पटना जंक्शन पर रेल यात्रियों की जांच शुरू की गई, जिसमें कुल 24 कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनल से पटना आने वाली गाड़ी संख्या 03202 के कुल 606 यात्रियों की जांच कराई गई, जिसमें 24 कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। वहीं लोकमान्य तिलक टर्मिनल से चलकर पटना के रास्ते गुवाहाटी जाने वाली गाड़ी संख्या 05645 के कुल 120 यात्रियों की जांच कराई गई। इसमें से 7 रेल यात्री कोरोना वायरस से ग्रसित पाए गए। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से पटना आने वाली गाड़ी संख्या 03260 के कुल 152 यात्रियों की जांच कराई गई, जिसमें 2 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। पटना जंक्शन पर 3 ट्रेनों में से 33 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सभी संक्रमित मरीजों को होटल पाटलिपुत्र अशोक में आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया गया है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विशेष कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान गिरिराज सिंह ने भी सदर अस्पताल में कोरोना टीका का दूसरा डोज लिया, जहां गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया टीका पूरे दुनिया में लोगों को दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से यह अपील की कि सभी 45 साल से ऊपर के लोग कोरोना टीका अवश्य लें। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। कि पूरी दुनिया ये कोविड-19 के महामारी से ग्रसित है। भारत के वैज्ञानिक, भारत के डॉक्टर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में वैक्सीन निकाल करके केवल एक ऐसा काम किया कि भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के 100 देशों को भी कोविड से बचाने के लिए कोविड वैक्सीन भेजने का काम किया। ये हमारे लिए सौभाग्य है। प्रधानमंत्री को धन्यवाद, वैज्ञानिक को धन्यवाद, डॉक्टर। बक्सर के डुमरांव अनुमंडल अस्पताल में कर्मचारी की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अस्पताल के अंदर स्वास्थ्य कर्मियों ने मास्क तक नहीं लगा रखा था और जब हमारे संवाददाता ने उनसे सवाल किया तो तरह तरह के बहाने बनाते नजर आए। आपके लिए मास्क अनिवार्य नहीं है? तो सर मास्क नहीं लगाया है सर। अभी तो खोल कर पानी पिए, बगलिए में लेके आइए। सर आपके लिए मास्क अलाउ नहीं है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने सभी शिक्षण संस्थान को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में पब्लिक एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सहरसा में निजी स्कूल के शिक्षकों ने अहम बैठक की है, जहां शिक्षकों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि निजी स्कूलों को बिना बंद किए ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराते हुए बच्चों की पढ़ाई जारी रखने का आदेश सरकार जारी करे। मेरा ये कहना है
कि सरकार जब तक चाहे तब तक विद्यालय को बंद रखे। हम लोगों का पूरा समर्थन सरकार के पॉलिसी के साथ है, लेकिन विद्यालय से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं, स्टाफ हैं और जो डायरेक्टर है, निदेशक है, आखिर वो जब उसके आमदनी का जरिया बंद हो जाएगा तो फिर इसका जीवन कैसे चलना होगा। तो इसीलिए सरकार को चाहिए कि हर विद्यालय को विद्यालय की हैसियत के अनुसार हर माह मुआवजा दे, ताकि हम लोगों का भी जीवन किसी तरह चले। आगे शिक्षा तो चौपट होगा ही, साथ साथ जितने भी शिक्षक और शिक्षक के साथ जो कर्मचारी हैं उसमें भूखमरी की स्थिति पैदा हो रही है। अभी पिछली साल हम लोग उबरे भी नहीं हैं कि पुनः लॉकडाउन लगा करके सभी स्कूल को बंद कर दिया गया है। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार व्यवस्था करे, नियमावली दे कि स्कूल को बंद नहीं करते हुए पढ़ाई शुरू रखें और गाइडलाइन चलावें कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज के साथ विद्यालय। और अब थोड़ा कोरोना से हटकर खबर की बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल की किस तरह से लापरवाही का ये पर्दाफाश हुआ है। तो एक बार फिर आपको बता दें कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही का पर्दाफाश हुआ है। यह इतनी बड़ी घटना है कि पीएमसीएच प्रशासन और बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है। दरअसल राजधानी स्थित पीएमसीएच में जिंदा मरीज को मृत घोषित करने का ये मामला सामने आया है। रविवार को पीएमसीएच में एक जिंदा मरीज डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पीएमसीएच में इलाज करा रहे 40 साल के मरीज को अस्पताल प्रबंधन की ओर से मृत्यु का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया है और तो और उसकी डेड बॉडी भी परिजनों को सौंप दी गई। लेकिन अंतिम संस्कार के समय मृतक के परिजनों ने जैसे ही शव के ऊपर से कवर हटाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये उस व्यक्ति की लाश नहीं थी जिसका वो इलाज कराने आए थे। बताया जा रहा है कि पटना के बाढ़ के रहने वाले चुन्नू कुमार को पिछले दिनों ब्रेन हैमरेज हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हेल्थ मैनेजर की लापरवाही सामने आ रही है। पीएमसीएच प्रबंधन ने बड़ा एक्शन लेते हुए तत्काल हेल्थ मैनेजर अंजलि कुमारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कविता देवी है। अच्छा, कैसा लगा आपको? क्या किस तरह लग गया जब कुछ झटका? जब हम तो इसी बात से प्रशासन को कोस रहे हैं। अगर हम लोग जिद ना करते अपने फैमिली को मुंह देखने के लिए तो हम वहाँ से चल ही जाते घर, और यह मेरा पेशेंट के साथ क्या होता, कौन उसको जवाब देता? और चाहे जिसका वो बॉडी है उसके परिवार के साथ क्या हुआ, तो आशा में होगा कि मेरा पेशेंट मेरा अच्छा है, उसके साथ क्या होगा। आप लोग यहाँ FIR करेंगे क्या? हाँ, हम लोग से जो बने जीवित व्यक्ति है अभी यहाँ एडमिट आपके यहाँ? हाँ, तो है। तो कैसे, मतलब कैसे गलती हो जाती है? जांच का विषय है, जरा सा हम पता कर लेते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे किस तरह की कार्रवाई होगी। हो सकता है कि जो आदमी इसके लिए दोषी होगा ऊपर तक हम लिखेंगे, तो तब ही कार्रवाई की जाएगी। 100 को मंगा लिया गया है। हाँ, डेथ सर्टिफिकेट भी जारी हो चुका था सर। अब हम पता कर लेते हैं, अभी कुछ नहीं बता पाएंगे इसके बारे में। हम तो यहाँ हैं, 100 बेड से बदले ICU वगैरह बनवा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो सुबह में 10 बजे जो इस तरह की घटना घटी, अभी मालूम हुआ थोड़ा देर पहले, तो उस पर हम बेड बढ़ाने के लिए एक्शन ले रहे हैं और कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर जो भी इसके लिए दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, है ना। सर देखिए, देखेंगे कोरोना मरीजों के लिए बेड फुल हो गए हैं, तो ऐसे में बढ़ाया जा रहा है बेड एकदम 1 से 2 दिन में। हम बेड यहाँ बढ़ाने के अच्छे में नहीं है, लेकिन जो सर्जिकल ICU है, सॉरी जो वैक्सीनेशन सेंटर आपका था, वो हम मधुबनी नरसंहार को लेकर बिहार में सियासत अब तेज होती नजर आ रही है। हर दल के नेता प्रेस वार्ता कर अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। ऐसे में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने राजधानी पटना में प्रेस वार्ता कर सत्ता पक्ष और विपक्ष पर हमला बोला। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार से सवाल पूछते हुए कहा कि 15 साल पहले बिहार में करीब 7 लाख मर्डर हुए। जब लालू यादव के समय नरसंहार हुआ था, तो फिर नीतीश कुमार और लालू यादव साथ क्यों आए? 15 सालों में 7 लाख से ऊपर मर्डर हो चुके हैं। दूसरी घटना, जब लालू यादव के समय में नरसंहार हुआ, तो फिर नीतीश कुमार और लालू यादव एक कैसे हुए सत्ता बनाने के लिए? ये मेरा सवाल है
जदयू से। 5 सवाल है। अब पहला सवाल विपक्ष से, मैं विपक्ष से जानना चाहूंगा कि आप इस बिहार में जितना मर्डर हुआ, मैं लोकल में नजदीक में कह रहा हूं, पहला लॉकडाउन के समय ज्योति पासवान की आप बेटी की ज्योति पासवान का ब्याह करा रहे थे, क्या हुआ? आपकी एक मदद पहुंची। दूसरा, रुपेश जी की बेटी को आप पढ़ा रहे थे, क्या आप सदन में रुपेश का मामला को उठाए? तीसरा, देवेंद्र वर्मा की पत्नी को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सभी परिवार को, पप्पू यादव को ही क्यों पैसे मदद करने पड़े? देवेंद्र वर्मा की पत्नी को 2 लाख, पप्पू यादव। आप 1 रुपया उस बच्ची और उस परिवार की मदद करने की कोशिश किए? क्या देवेंद्र वर्मा का सवाल उठा सदन में? जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सीधा नवादा की ओर कूच कर लिए। नवादा जाने के दौरान बिहार शरीफ 17 नंबर चौराहे पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बिहार में हो रहे लूट, हत्या और डकैती को लेकर सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही मधुबनी की घटना पर कहा कि पक्ष विपक्ष मिलकर मधुबनी नरसंहार को जातीय रंग देने का काम कर रही है। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तारापुर दियारा इलाके में गंगा नदी में नाव पलट गई। बता दें कि ये हादसा उस वक्त हुआ जब नाव तारापुर दियारा घाट से बड़ददा घाट की ओर आ रही थी। इस दौरान नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। बता दें कि नाव पर उस वक्त ट्रैक्टर के साथ साथ 30 से 35 लोग भी सवार थे। इस घटना में 2 बच्चों की लापता होने की जिला प्रशासन पुष्टि भी की है। दियारा क्षेत्र से नाव खुली थी, उस पर एक गाड़ी ट्रैक्टर लोड किया गया था और 15 आदमी उधर बैठे हुए थे। उसी में नाव थोड़े आगे बढ़ने के बाद डूब गई है, लेकिन घटना के तुरंत बाद आसपास के हाला होने पर तो जितने भी लोग थे सभी लोगों को अभी तक के अनुसार बचा लिया गया है। 1-2 नाम आया है जो अभी घर नहीं पहुंचे हैं, उसका वेरीफाई हम लोग कर रहे हैं। क्या के कारण तो ऐसी बात नहीं है, दुर्घटना है। दुर्घटना तो बचाव दल को भेजा गया सर? हाँ, बिल्कुल बात नहीं है। यहाँ कुछ बच्चे की डूबने की बातें आ रही है सर? कुछ नहीं, 1-2 बच्चे की बात आई है जिसका हम लोग ट्रेस करवा रहे। बिहार का प्रतिष्ठित और यूनेस्को द्वारा हेरिटेज बिल्डिंग घोषित पटना के विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श लाइब्रेरी के एक हिस्से पर टूटने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल सरकार अशोक राजपथ को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पटना के गांधी मैदान, कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक एक फ्लाईओवर का निर्माण कराने जा रही है, जिसके लिए लाइब्रेरी का रीडिंग रूम को तोड़ना पड़ेगा, जिसको लेकर खुदा बख्श लाइब्रेरी प्रशासन और कुछ साहित्यकारों ने सरकार से इसे टूटने से बचने की गुहार लगाई है। तो वहीं इस मामले को लेकर खुदा बख्श लाइब्रेरी के गेट पर एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और सीएम का पुतला भी दहन किया। पटना के खुदा बख्श लाइब्रेरी का एक हिस्सा अब टूटने की नौबत आ गई है, यानी एक हिस्से पर अब खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। इस वक्त हम खुदा बख्श लाइब्रेरी के गेट के बाहर हैं और यहाँ पे एआईएसएफ के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। उनसे पहले बात करने की कोशिश करते हैं। खुदा बख्श लाइब्रेरी समेत जो तमाम अशोक राजपथ के धरोहर है, हमारे जो हेरिटेज है, उनको बर्बाद करने की सरकार साजिश रच रही है, उनको ध्वस्त करना चाहती है। हम कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय धरोहरों पर बुलडोजर चलाकर कोई भी शहर सुरक्षित नहीं बनाया सकता है, कोई भी शहर सुंदर नहीं बनाया सकता है। सरकार को पटना के शहर के सुंदर बनाने की अगर कोई योजना है, सरकार उस योजना पर काम करे, लेकिन कर्जन रीडिंग रूम समेत पटना विश्वविद्यालय, पीएमसीएच, नूरी मस्जिद, बीएन कॉलेज जैसे कई हेरिटेज बिल्डिंग को सरकार तोड़ना चाहती है फ्लाईओवर बनाने के नाम पर। सरकार को किसी अन्य विकल्प पर विचार करना चाहिए। और तरीका आपको दिख रहा है?
निश्चित ही तरीका है हमारे पास, और तरीका खुदाबख्श लाइब्रेरी ने भी, प्रबंधन ने भी सरकार को सुझाया है। सरकार को सुझाया है कि कैसे इन इमारतों को तोड़े बिना भी बचाया जा सकता है। तौर पे एएएसएफ के कार्यकर्ता हैं जो कि खुदाबख्श लाइब्रेरी के गेट पे अभी प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार इन कार्यकर्ताओं। और अब बात झारखंड की, जहां मधुपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवीर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर ट्रिपल टी का आरोप लगाते हुए कहा कि जब से झारखंड में झामुमो की सरकार बनी है तब से राज्य में अधिकारियों का ट्रांसफर का ही कार्य किया जा रहा है और राज्य में अशांति का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन का ये भी बताना है कि उन्होंने 14 महीनों में राज्य में क्या कार्य किया है। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के लिए 3T का मंत्र दिया, 3T में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, लेकिन हेमंत सरकार इन 3T को 3T में ट्रांसफर, पोस्टिंग, अवैध ट्रांसपोर्टिंग, बालू पत्थर और टार्चर वसूली की मांग पूरा करना सरकारी अधिकारियों से। जनता चाहे मरती रहे, और आपने देखा, आप समाचार पत्र में छापे भी हैं, इस राज्य के सबसे बड़े न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार की कोरोना महामारी विफल होने में खटाई की। एक और जहां केंद्र और राज्य सरकार हर घर नल जल योजना के तहत सभी लोगों को शुद्ध जलापूर्ति मुहैया कराने के लिए कई योजना चला रखी है, लेकिन गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड में इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है। गांवा प्रखंड के कई पंचायत के विकास से बिछड़ा टोला के लोग आज भी नदी के सोत और चुआ खोदकर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हो चुके हैं। बता दें कि गांवा प्रखंड स्थित मंझनी पंचायत के टिलहवा और हरिजन टोला में पानी की घोर समस्या बनी हुई है। यहाँ के लोग घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर नदी और सोत में चुआ खोदकर अपना प्यास बुझा रहे हैं। हरिजन टोला में महज 2 सार्वजनिक चापाकल है जो पानी के लेयर नीचे चले जाने से खराब पड़ा हुआ है, और टिलहवा टोला में मात्र 1 सार्वजनिक कुआं है। हेमंत सोरेन लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि हर घर नल जल योजना पहुंच रहा है, लेकिन इस तस्वीरों के माध्यम से आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से इस तस्वीरों में यहाँ के लोग प्यास बुझाने के लिए नदी के सोत और चुआ का पानी पीने को मजबूर हैं। लोग बेहद परेशान हैं। लोग देखिए किस तरह से इस तस्वीर में किस तरह का नज़ारा है, जहां महिलाएं लगातार चुआ से पानी खोदकर निकालकर अपना प्यास बुझा रही है। आप खुद इन तस्वीरों को देखिए और जरा सोचिए, इस तस्वीर को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि कितना स्वस्थ इस तस्वीर को देखने के बाद जरा आप सोचिए कि कितना स्वस्थ झारखंड होगा, और इस तस्वीरों को देखने के बाद कितना स्वस्थ हमारा भारत होगा। ये बहुत ही गमगीन विषय है। इस विषय को जरा आप सोचिए किस तरह से ये तस्वीरें बेहद मजबूर करने को कह रहा है, लोगों को बेहद मजबूर कर रहा है। टोला के ग्राम में चापाकल और कुआं की बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर के मतलब जितने माँ बहन लोग हैं, पानी के लिए नदी से चुआ खन कर पानी लाया जाता है और वही पानी लाकर पीते हैं और खाना भी बनाते हैं।
और नहाने के लिए तो फिर नदी ही आती है। एक वो कुआं पर टिलवा पर है भी, वो पानी खराब हो चुका है, सूखकर मतलब थोड़ा सा बचा हुआ है, न नहाने लायक है न उसको पीने लायक है। इसीलिए हम लोग मुखिया लोग से कितना बार आग्रह किए हैं, लेकिन मुखिया कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है। मुखिया बोलते हैं, इन लोग को भी बोले हैं कि हमको वोट नहीं मिला इसलिए यहाँ पर हम कुछ काम नहीं करें। पूर्वजों से हम लोग जो है मतलब यहाँ का जो हमारे पूर्वज है, वंशज है, वो एक स्रोत है जो पहले पानी रहता था और अब गर्मी की जब आता है तो बिल्कुल सूख जाता है। वहाँ पानी का हम लोग को काफ़ी कठिनाई होती है। 2 चापाकल बना, एक स्कूल के नाम से प्राथमिक विद्यालय है तुरिया वाला, लेकिन वो भी गर्मी के दिन में वहाँ जो लेयर है उसका काफ़ी नीचे है। तो आपने देखा जिस तरह से ये व्यक्ति भी नरेंद्र मोदी और रघुवर दास की टी शर्ट पहन रखा है। जरा देखिए किस तरह से इसके बावजूद भी झारखंड में अभी तक पानी, अपने प्यास बुझाने के लिए लोग कुआं खोदकर और चुआ खोदकर नदी की सोत के माध्यम से ये अपना प्यास बुझाने को मजबूर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए DTV भारत के साथ। नमस्कार।